थर्ड ब्लॉक। हम अपने थर्ड ब्लॉक पे आ जाएंगे। ओके। मैं शेयर कर रही हूँ तब तक। थैंक यू गौरव। मैम एक्सेस दे दिया है, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अ, गौरव। ठीक। मेरी स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी सब लोगों को, है ना? ओके। तो अभी हमने इससे पहले हमारी दो क्लासेस हुई हैं। हम लोगों ने उसमें ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू पढ़ा है, बायोमैकेनिक्स एंड काइनेंसियोलॉजी का। तो ब्लॉक वन में हमारी यूनिट्स हो गई थी। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं जाके थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ कि हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किया था ब्लॉक वन का। जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड जो था वो फंडामेंटल था। बेसिक्स थे काइनेंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के। थोड़े बेसिक टर्म्स थे जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, और कुछ हमारे जो मूवमेंट है, हमारी बॉडी के मूवमेंट है उससे रिलेटेड टर्म्स थे जिनको आपने पढ़ा है। और आप उसे रेगुलर, अपने जो आपका एसएलएम है उसे आप रेगुलर थॉरोली, आप बहुत याद करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप रेगुलरली उसको रीड करते रहेंगे ना तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या किस तरह से कनेक्शन है हमारी बॉडी मूवमेंट का। देन हमने यूनिट फोर तक आते आते हमने बायोमैकेनिक्स के स्ट्रक्चरल फंक्शन बेसिस किए थे। ब्लॉक टू में हम लोग स्ट्रक्चरल, बॉडी के स्ट्रक्चरल पार्ट पर आ गए थे, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर पे। तो स्टार्टिंग हमने जो की थी, हिप मूवमेंट हमने देखा था, बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप्स, स्पाइन। देन हम स्पाइन पे गए थे और उसके बाद हम धीरे पेल्विस पे आए थे। इस तरह से हमने ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू कंप्लीट किया था। अब क्या है, हम ब्लॉक थ्री में आएंगे और ब्लॉक फोर में। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉक थ्री को हम कंप्लीट करें, या फिर देखते हैं कितना हो पाता है। वैसे ब्लॉक थ्री में बेसिकली हमारी अब शोल्डर कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, और जो हमारा अपर लिम्ब पोर्शन है उसके ऊपर हम इसमें आएंगे। उसमें बेसिकली आता है शोल्डर कॉम्प्लेक्स, और उसमें रिस्ट, एल्बो, ये सब आएंगे, एंड हैंड। तो हमने लोअर लिम्ब पढ़ लिया था ब्लॉक टू में, और अब हम अपर लिम्ब में आते हैं, वो आता है हमारा ब्लॉक थ्री में, हम आते हैं उसमें। ठीक है। हमारे ब्लॉक थ्री का यूनिट वन है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो लोग आप ज्वाइन करते रहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे साथ साथ। ओके। तो ब्लॉक थ्री के यूनिट वन में बायोमैकेनिक्स ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स पे हम आते हैं। बायोमैकेनिक्स ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स, अभी हमने हिप कॉम्प्लेक्स और ये सारा किया था, अब हम शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर कॉम्प्लेक्स हम सबको पता है, ये भी बहुत ही ज्यादा मूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फंक्शनल एनाटॉमी एंड मूवमेंट मैकेनिक्स इसकी क्या है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। मोस्ट मोबाइल जॉइंट है, हम सबको पता है, मैक्सिमम हमारे मूवमेंट शोल्डर से और हैंड से होते हैं। द शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट कॉम्प्लेक्स इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी। योगा फंक्शंस में तो इसका क्रिटिकल रोल है ही है। हमारे रेगुलर मूवमेंट, डेली एक्टिविटीज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए है बेसिकली। डेलिकेट रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, वो आप देखेंगे जब इसके हम बायोमैकेनिक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना वल्नरेबल इसका कॉम्प्लेक्स है, इसके जॉइंट हैं, और वो कितने इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स उसका जॉइंट है, उतना ही उसके अंदर उसकी मूवमेंट की भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस तरह से अब बेसिकली हम लास्ट में देखते हैं अपने चैप्टर में कि हम इंजरी प्रिवेंशन से अपने आप को कैसे हम इसमें बचा सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे। बोन्स कौन कौन सी इससे रिलेटेड है, उनके फंक्शन क्या है, और रोल्स ऑफ क्लेविकल, स्कैपुला जो इसकी बोन्स हैं, ह्यूमरस एंड स्टर्नम। कुछ लोगों ने अपने बेसिक क्लासेस में ये बॉडी के स्ट्रक्चर में स्केलेटल बोन्स के बारे में पढ़ा था, तो लिम्ब की बोन्स आपने सब में पढ़ी होंगी। वही जॉइंट और वही बोन्स के बारे में इसमें बातें की गई हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो उतना इसमें नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो आपको इसमें प्रॉपर बताया गया है। हमारे इसमें फोर जॉइंट्स हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स में, उनके बारे में बताया है। देन मैकेनिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोशन इसका क्या है, क्योंकि मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटीज के लिए, चाहे योगा एक्टिविटीज हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो।
मोबिलिटी और स्टेबिलिटी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं आप इसमें, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ शोल्डर मूवमेंट। देन मेजर मसल्स मूवमेंट, मसल भी इसमें आएंगी, कौन कौन सी मसल इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इसके मूवमेंट में, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो मसल है वो ही आपको एनर्जी देती है, जो फोर्स प्रोड्यूस करती है वो मसल करती है, और जो मूवमेंट होता है वो आपकी बोन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेटर कफ फंक्शन जो है इसके अंदर आएगा जब भी आप पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या है, बायोमैकेनिक्स इन योगा एंड इंजरी प्रिवेंशन, इसकी क्या है। अब शोल्डर कॉम्प्लेक्स है क्या, हम इसे पढ़ते हैं। आपके पास अगर आपका सलम होगा तो खोलिएगा, नहीं तो आपको ये अगर प्रॉपर दिख रहा है तो इसमें भी मैंने कोशिश करी कि आपके ये पिक्चर्स में डाल के आपको समझा सकूं। तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंस क्यों है हम सबको पता है, बट ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए होती हैं कि हम अपने क्वेश्चन आंसर्स अगर हमें कहीं अपने आप को प्रेजेंट करना होता है तो हम साइंटिफिकली वर्ड्स को लेकर उसको अच्छे से उसकी डेफिनेशन को दे सकें। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोबाइल रीजन ऑफ द बॉडी है। द शोल्डर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोबाइल रीजन ऑफ एंटायर ह्यूमन बॉडी। काइने काइनेमेटिक चेन इसमें क्या है, शोल्डर मसल वर्क एज अ कोऑर्डिनेटेड काइनेमेटिक चेन। क्या होता है कि इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, जब भी आप आगे पढ़ेंगे शोल्डर मसल्स में काफी सारी मसल्स का काइनेमेटिक और जॉइंटली एक्शन होता है। तो इसमें अगर उनका में किसी में भी डिसफंक्शन होता है, वन ऑफ द डिसफंक्शन इन वन मसल में डिस्टर्ब द एंटायर मूवमेंट पैटर्न। ये मल्टी जॉइंट कोऑर्डिनेशन है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जॉइंट हैं, पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि इसमें कितनी सारी बोन्स इसमें इन्वॉल्व हैं और उन सब में भी मैक्सिमम जॉइंट हैं। ओके। देन एसेंशियल फॉर योगा, हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंस है हैंड हैंड हमारे हैंड रेज एंड हैंड मूवमेंट योगा के बहुत मैक्सिमम सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर बायोमैकेनिक्स में लीड टू इनस्टेबिलिटी एंड इंजरी ओवर टाइम, अगर हम अच्छे तरीके से अपने इसका मोशन पे ध्यान नहीं देंगे तो। देन ऑस्टियोलॉजी ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि उस पे बेसिक बोन कौन कौन सी इसमें आ रही हैं, कौन कौन सी बेसिक बोन हमारी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखिएगा ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स में एक टाई बोन होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जो बिल्कुल मिडिल में होती है, जहां से आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे एक टाई के जैसी बोन है, उसे स्टर्नम कहते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर नेम है, वो आपको लर्न कर लेने हैं, वो आप जब डायग्राम के थ्रू लर्न करेंगे आपको पता चल जाएंगे। देन क्लेविकल होती है जो हमारे शोल्डर के ऊपर आती है, आप देखेंगे दोनों, ये एक शोल्डर पोर्शन दिखाया गया है हमारे। फिर स्कैपुला है जो एक फैन टाइप की है आपकी, स्कैपुला को आप देखेंगे इसका लगभग 35 डिग्री एंटीरियर टू द फ्रंटल प्लेन पे होती है। ओके। और फिर आपकी ह्यूमरस आती है, ह्यूमरस बोन जो हमारी कंधे से हाथ की जो बोन जुड़ी होती है, और वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका इधर शो हो रहा है, यहाँ देखिएगा जहाँ मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे आते वो जुड़ती है। आप सबने पढ़ा भी होगा जब हमने कभी स्ट्रक्चर पढ़ा है जॉइंट का एंड बोन्स का। तो ये बेसिकली हमारी चार बोन्स आई हैं, स्टर्नम, दैट इज कॉलर बोन, और नहीं ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं और टाई बोन भी कहते हैं, और हमारी आती है क्लेविकल जिसे कॉलर बोन कहते हैं, ये जो पतली सी होती है। देन स्कैपुला जो ट्रायंगुलर बोन होती है, और ह्यूमरस अपर आर्म की हमारी ह्यूमरस बोन होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें आते हैं जॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, जहां जहां बोन जॉइंट होंगी वो वहां एक हमारा जॉइंट बनता है, और बेसिकली जॉइंट का नाम दो बोन जो जुड़ रही हैं एक दूसरे से उनके नाम को मिलाकर ही बनाया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में स्टर्नम है, स्टर्नम से क्लेविकल जहां जुड़ी है तो वो स्टर्नो क्लेविकुलर एससी जॉइंट है, जो आप देखेंगे एससी जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकल, आप उस तरीके से आप देखते जाइएगा। और जो हमारी क्लेविकल के साथ आपके क्लेविकल के साथ आपकी जो ये पीछे वाली जो बोन है हमारी स्कैपुलर जो बोन है, वो जो जुड़ी होती है उसके पीछे एक एक्रोमियन करके एक छोटी सी बोन, उसका एक पॉइंट होता है, यहाँ ये पॉइंट होता है जो मैं आपको पीछे बैक दिखा रही हूँ, उसका नाम एक्रोमियन होता है। तो वो जुड़ी होती है हमारी क्लेविकल से, तो इसलिए उसका नाम आ जाता है आपका एक्रोमाइको क्लेविकुलर जॉइंट, जिसे एसी कहते हैं। इन सब के अपने अपने टाइप हैं और अपने अपने फंक्शन हैं और की फीचर्स हैं, इस वाले स्लाइड के अंदर आप वो देखेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे देखेंगे, जैसे ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट जो है वो ह्यूमरस, और जो आपका एक ग्लैनुलर, सिमिलरली वही जो आपकी ट्रायंगुलर बोन है उसके अंदर काफी पोर्शन है उससे जुड़ा होता है, जिसे जीएस कहते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का आपका जॉइंट है। आप ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से आएगा इसके अंदर। ठीक है। अब आपका आता है एक स्कैपुलोथोरैटिक, स्पैकुलोथोरैकिक जॉइंट जो है वो फंक्शनल जॉइंट है, और वो भी आपका
किससे जुड़ा है आपकी, जो मैंने आपको बताया था, स्टर्नम से हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं, कहाँ, बैकबोन से जाके जुड़ी होती हैं, वहां से ये जॉइंट बनता है हमारे स्कैपुला के साथ। तो स्कैपुला और थोरैटिक बोन्स के साथ फंक्शनल जॉइंट है, वहां पे ये जॉइंट है, ये आप देखेंगे जो ये सर्कल आपका ये वाला है। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये चार मेजर जॉइंट्स हैं जिनके आपको नाम इस तरह से आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सी बोन किसके साथ जुड़ी है। इनका अलग अलग है। ग्लेनो जो जीएच जॉइंट जॉइंट है हमारा, ग्लेनो हेमरल, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट आपको पता है कि उसका क्या फंक्शन है। मेजर आर्म मूवमेंट हमारे इधर ही, शोल्डर, हम इसे ही बेसिकली शोल्डर का वो करते हैं, नाम देते हैं, यहीं से हमारे काम होता है। हाईली मोबाइल है और लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सॉकेट है, आपकी स्कैपुला का सॉकेट है, जिसके अंदर ह्यूमरस की जो ये बॉल है वो जुड़ी होती है, इसलिए हाईली मोबाइल भी है और लेस स्टेबल भी है, इसलिए इसका ध्यान भी रखा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि एक्सरसाइज करते हुए या कोई मूवमेंट करते हुए उतर जाता है, छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखा जाता है जिससे आगे इंजरी ना हो, हमारे किसी भी योगा में कोई ऐसा बर्डन या लोड ना पड़े कि हमारी ये बोन पे कुछ प्रॉब्लम हो। आप देखेंगे एक्रो मायोक्लेविकुलर जो है, एक्रोमायोक्लेविकुलर जो है आपका जॉइंट, वही आपकी स्कैपुला की पीछे वाली और क्लेविकल से जुड़ा है, ये जो इधर वाला है जॉइंट, यहाँ वाला जो जॉइंट आपको शो कर रहे हैं, ये जो जॉइंट है ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। आप समझिए ग्लाइड करता है यहाँ पे, ये प्रॉपर जॉइंट नहीं है ये भी। तो स्कैपुलर एडजस्टमेंट के लिए ये है, फाइन ट्यून स्कैपुलर पोजीशन के लिए, कि हमारी ये स्कैपुला, हमारा एक शोल्डर का ऊपर अपर पोर्शन एकदम फाइन ट्यून रहे। इस तरीके से हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जो सैडल टाइप का है, वो कनेक्ट करता है लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है, हमारा रिब्स वाला पोर्शन को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं इस वाले पोर्शन में, और हमारे लिम्ब को मतलब हाथ को उससे कनेक्ट कर रहा है। देन स्कैपुलोथोरेटिक जो मैंने अभी बताया था, ये भी एक फंक्शनल जॉइंट है और स्कैपुलर मोबिलिटी को करता है, हमारा स्कैपुलर की मोबिलिटी के लिए यहाँ पे ये रिब्स से जुड़ा होता है। स्मूथ मोशन और ओवर रिब केज के ऊपर होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जॉइंट आए हैं। इन सब जॉइंट की जो जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत डिटेल में हमारे एसएलएम में भी है, और आप इससे भी समझ रहे होंगे कि मोशन में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे अपर लिम्ब के मोशन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सारे जॉइंट्स की। अब आप नाम आता है हमारे इसमें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी मोबिलिटी ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वर्ड है वो ये है कि आपके जो शोल्डर की मोबिलिटी है वो कितनी तरीके से मोबाइल कर सकता है हमारा शोल्डर, कौन कौन सी मोबिलिटी में या मोशन शो कर रहा है। एक तरीके से मोबिलिटी का मतलब है कि इतनी टाइप की उसके अंदर उसकी कौन कौन से फीचर्स हैं कि वो काम किस किस उसमें कर रहा है। तो आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें एक्सिस दिए हैं, सैजिटल प्लेन है जो फ्रंटल एक्सिस है, और फ्रंटल प्लेन है जो आपका सैजिटल एक्सिस है। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा हो जाता है इसमें, कभी कभी कुछ और काम भी आ जाते हैं। हाँ जी, तो हम कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन आपका मोबिलिटी शो करेगा कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी कितनी है। बेसिकली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कैसे कैसे हैं इसके, फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, सैजिटल है। आप देखिएगा पहले वाला पिक्चर जो सैजिटल प्लेन है, हमारी बॉडी का सैजिटल प्लेन मतलब ट्रांसवर्ली हमें ऐसे कर रहा है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, तो वहां से जो हमारा मूवमेंट है वो वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आता है फ्लेक्सियन। देन एबडक्शन है, हमने पहले ही बताया था एबडक्शन मतलब क्या होता है, फ्रंटल फ्रंटल जो पोर्शन है हमारा, मतलब बिल्कुल आप मेरे को जैसे आप सीधा देख रहे हैं, ये एबडक्शन पोर्शन में है, हाथ हमारा ऊपर से ऐसे आता है जब। देन मेडियल, मेडियल मतलब ट्रांसवर्स लेटरल रोटेशन है, जो हमारी बॉडी को लेटरली शो करता है हमारा मूवमेंट। तो ये मूवमेंट है, आप इन मूवमेंट को समझेंगे तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरीके से आप समझ पाएंगे। मोशन वही है जो हमारी बॉडी में हमने पहले भी पढ़े थे कि मोशन कितने हैं, आपकी मोबाइल आपकी मसल्स के क्या क्या मोशंस हैं, वही सारे मोशंस इसमें आ रहे हैं। मोबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी क्या है, हाई मोबिलिटी ड्यू टू शैलो ग्लेनॉइड एंड लार्ज ह्यूमरल हेड। अब हमने ह्यूमरल हेड जो आप हमने बात की थी कि जो ह्यूमरस है उसका लार्ज हेड होता है, और जो ग्लेनॉइड होता है जो अभी हमने आप ही थोड़ी देर पहले ही हमने एक जो पढ़ा था, ये देखिए, आप बार बार ना उसको आप उसको देख सकते हैं कि हमने कहाँ क्या पढ़ा है, आप उसे
आप उसे बार बार टैली करके करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। तो ग्लेनॉइड का जो हेड है, मतलब ह्यूमरस का जो हेड है, हमारा ह्यूमरस जो बोन है उसका हेड है, वो किस तरीके से वहां पे शैलो उसके ह्यूमरल के साथ, वहां पे ह्यूमरल हेड उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वहां पे हाई मोबाइलिटी, हमने पहले कहा था कि ये जो हमारा पोर्शन है बहुत ज्यादा मोबाइल पोर्शन है। लिमिटेड बोनी स्टेबिलिटी, क्योंकि वहाँ सॉफ्ट टिश्यू भी है, लैब्रम जिसे कहते हैं, कैप्सूल है और लिगामेंट्स हैं। तो बोन स्टेबिलिटी वहाँ लिमिटेड है हमारे शोल्डर में। इस तरीके से हम उसको, ये छोटे छोटे टर्म्स के रूप में मैं आपको समझा रही हूँ, डिटेल एसएनएम में पूरी तरीके से लिखी गई है। तो इन्हें आप समझिएगा कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिनको आप समझ के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको इसका किस तरीके से आप इसको, इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। देन कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एक्शन मैंने अभी बताई थी, हमारे जो ये चारों जॉइंट हैं ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं। ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट प्राइमरी प्राइमरी है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सबसे मेजर हम कहते हैं कि इसी से ही हम कहते हैं शोल्डर मूवमेंट है। बट ये चारों हमारे इसमें सपोर्ट करते हैं, जितने हमने चारों जॉइंट अभी पढ़े हैं। सपोर्टेड बाय स्कैपुलोथोरैक्टिक जो भी बताया था, जो हमारी रिब से रिलेटेड है। आर एक्रोमाइक्रो एक्रोमाइक्रो क्लेवलर ये है। और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है, जो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हमारा पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स वर्क करता है। डायनेमिक स्टेबिलिटी है, रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्टेबलाइजर कीप ह्यूमरल हेड सेंटर्ड। तो डायनेमिक स्टेबिलिटी की वजह से ही हमारा जो ह्यूमरस का हेड है वो सेंटर में रहता है उसके, कहाँ पे, जो हमारी स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। फंक्शन बैलेंस क्या है? मोबिलिटी इनेबल ओवरहेड एक्टिविटीज। ओवरहेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारी, वो सारी उनको करने के लिए उसकी मोबिलिटी को परमिट होती है उससे। देन ग्रेटर रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इंजरी, ये भी हम जानते हैं क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल एंड बहुत इजी टू, बहुत जल्दी इसमें हार्म हो सकता है इस वाले हमारे बोन में और इस वाले जॉइंट में। तो इसलिए इंस्टेबिलिटी और इंजरी का भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान से सारे एक्सरसाइज, योगा, आसन वगैरह हम या फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती हैं। रिक्वायर्ड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड बैलेंस्ड मसल स्ट्रेंथ। सारी चीजों के बाद हम लास्ट में आते हैं न्यूरोमस्कुलर, क्योंकि जब तक हम ब्रेन से कनेक्टेड नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे चीजों को। तो ब्रेन से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रेन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि सारे का सारा हमारे बैकबोन के साथ जो हमारी जो हमारी ये जो कॉर्ड जाती है हमारी, ये सीधे सबको कनेक्ट करती है। तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। देन अब आते हैं हम, जो रिदम की बात आती है, ये भी आपका एक टर्म इसमें आएगा, स्कैपुलो ह्यूमरल ह्यूमरल रिदम ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। अब ह्यूमरस और स्कैपुला आप देखेंगे, यहाँ देखिएगा, ये हमारी ह्यूमरस है जब हमने हैंड ऊपर किया, जो मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, और ये स्कैपुला है। यहाँ पे ये वाला जो बॉल एंड सॉकेट वाला हमारा जॉइंट है वो है, ये क्लेविक, ये हमारी क्लेविकल है, जो देखिए ये अभी आपको दिख रही है पतली सी। जब हम हैंड रेस करते हैं कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज के लिए, तो इस तरीके से हमारी उसमें एंगल बनते हैं। आप क्योंकि हम हर चीज़ों को एंगल के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली समझ रहे हैं, तो आप इसमें देखिएगा कि किस तरीके से ये एंगल शो हुआ है। कि अगर इसमें लिखा है, ये आप इसे समझिएगा कि द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बिटवीन द स्कैपुला एंड ह्यूमरस। स्कैपुला ये जो आपकी ट्राइंगुलर है, और ह्यूमरस उसका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड पेन फ्री आर्म एलिवेशन। जो हमारा आर्म एलिवेशन, हम हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, एवरी 3 डिग्री, जितना भी 3 डिग्री आप एंगल की बात करेंगे, अगर 3 डिग्री हमारी हाथ ऊपर उठ रहा है, तो उसके अंदर जो 2 डिग्री का एंगल बन रहा है वो ग्लेनो ह्यूमरल मतलब शोल्डर जॉइंट से बन रहा है। और 1% जो बन रहा है वो आपका नीचे, आप देखेंगे स्कैपुला, स्कैपुलोथोरेकिक, जो स्कैपुला का, और पीछे आप देखेंगे कि ये रिब्स के साथ यहाँ जुड़ी होती है, उससे बनता है। तो ये जस्ट ये चीज है, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप ये समझ जाइएगा, अगर हमें हैंड ऊपर करना है, ऊपर करते समय हमारा जो जॉइंट है, हमारा ग्लेनो ह्यूमरल जो जॉइंट है वो 2%, 2 डिग्री, अगर अगर हमें 3 डिग्री टोटल आर्म एलिवेशन करना है तो 2 डिग्री वहां से आता है, और 1 डिग्री हमारा स्कैपुलोथोरैकिक स्कैपुला से आता है। तो ये इसका रेशो शो किया गया है, इसको ही कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स। अब ये तो पर हमारे आगे। मैडम, वन जी मिनट वन मिनट बैक जी करिए। जी मैडम, जी पर इसको हम कैसे योगा से कोरिलेट करेंगे? मतलब हमको तो जो जी हमारा क्लासेस है उसमें हाउ टू कोरिलेट बिटवीन योर दिस शोल्डर कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ योर योगा। बिल्कुल। तो ये हाँ तो ये आप तो, बेसिकली तो फंडामेंटल ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं। हाँ पर ये एक वो फंडा, रीजन एग्जामिनेशन में कैसे होगा इससे?
हाँ जी, ये देखिए मैं आपको इसमें सच में फंडामेंटल ही बता रही हूँ। फंडामेंटल मतलब थियोरेटिकल पोर्शन है, ये थियोरेटिकल पोर्शन है। जब आप योगा कर रहे हैं तो आप तो देखिए, नॉर्मल योगा हम करते हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी आसन में हमें, किसी में हमें प्रॉपर हाथ एलिवेट करना पड़ता है, किसी में नहीं करना पड़ता। योगा बेसिकली हम कब करते हैं, जो अभी आप पढ़ ही रहे होंगे, दो तीन चीजों में होता है। एक तो सेल्फ, उसके लिए कि सेल्फ के लिए हम योगा कर रहे हैं, एक हम किसी को सिखाने के लिए एज अ योगा टीचर, तीसरा हम करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब जो लोग ऑलरेडी परेशान है किसी बोन प्रॉब्लम में या किस में, तो आप उनको किस तरीके से समझाएंगे कि आपको कितना एलिवेट करना है। और ये जो चीजें आती हैं ना, जो इस तरह से फॉर्मूलाज आते हैं या ये जो डिग्री वगैरह आपको शो गई है, ये हमें तब आती हैं काम में सर, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने किसी भी स्टडी को पेपर में पब्लिश करते हैं या हम उसको लिख के दिखाते हैं। नॉर्मली तो आप कर रहे हैं कि हाँ भाई इतना आपको इतना हैंड एलिवेट करना है ना। लेकिन ये जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात कही है ना इसके अंदर, और कोऑर्डिनेटेड इसका रिदम जो बताया है, जस्ट ये इसलिए शो किया गया कि ऐसे क्वेश्चन जब आपसे थियोरेटिकली पूछे जाएंगे तो उनका आप आंसर क्लियरली दे सकेंगे, क्योंकि आप उसे समझ सकेंगे कि ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमरस है वो क्या रोल प्ले कर रही है, या वाला जॉइंट क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे एलिवेशन ऑफ हैंड में। जस्ट फॉर ये थियोरेटिकल पोर्शन ही है जो आप समझ रहे हैं कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब आप समझ पाए कि हम उसे अपने आप को कैसे हम उसे लिख सकेंगे या हम कैसे समझा सकेंगे, अगर हमें अपने योगा या आसन के बारे में समझाना है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं, जैसे हम लोग कभी कोई पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं, आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आपको साइंटिफिकली अपनी बातों को कहना पड़ता है, वहां ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है। अभी आपके पास एक और सब्जेक्ट होगा जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसके अंदर ये चीजें यूज होंगी। जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू अपनी डेजर्टेशन करेंगे या कोई पेपर पब्लिश करेंगे या कोई आर्टिकल लिखेंगे, वहां ये जरूरत पड़ती है ना। तो बेसिकली तो हम योगा कर रहे हैं, तो आप योगा करते हुए इनको समझेंगे कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है और कितना आर्म एलिवेशन है, कौन सी जॉइंट का, यही तो हम पढ़ रहे हैं इसमें काइनेटिक्स में, बायोमैकेनिक्स एंड इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि बेसिक क्या है ना, इसके पीछे साइंस क्या है। ओके, आगे चलें। यस यस। जी, तो मेजर मसल्स ऑफ द शोल्डर ग्रिडल, अब हम वही सिमिलरली हम यहाँ पे भी मसल्स की बात करेंगे, क्योंकि बोन के बाद हमारा मसल स्ट्रक्चर आता है। अब इसमें बहुत सारी मसल्स हमारी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, बहुत एक्टिव रोल होता है। आप देखेंगे काफी अच्छा फिगर है, उसमें भी है, आपके सलन के अंदर भी है। देखिए मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा मसल्स में डीप नहीं जा रहे हैं किसी भी चीज में, लेकिन हमें इनका मेजर पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब लिखेंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, है ना। तो क्योंकि जब आप आगे जाके, अब आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, आप सब लोग, आप में से बहुत लोग हैं जो पहले से ही योगा करते हैं, उसमें काफी अच्छे उसमें हैं। लेकिन आपके पास ये एक डिग्री और आपके पास एक ये वो हो जाएगा कि आप अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीजें तब काम आती हैं आपकी, जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं, किसी को प्रॉब्लम है मसल या योगा करते समय, योगा में बोन्स में योगा करते समय, तो आप उनकी हेल्प करने में या उनके रिहैबिलिटेशन में आप इसमें यूज करते हैं। योगा में क्या, ये स्पोर्ट्स में भी सिमिलर टाइप का ही यूज होता है, क्योंकि योगा भी एक फिजिकल एक्टिविटी में आता है। जो आसन आते हैं, योगा तो खैर बहुत वास्ट है, बट आसन वगैरह तो इसमें आते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी उसमें भी आएंगी। तो अब मेजर मसल्स में क्या है, हमारे शोल्डर ग्रिडल की मेजर मसल, आप देखिएगा पूरा पोर्शन दिखाया गया है, मतलब हमारा जो ये लंबर पोर्शन है ये पूरा है ऊपर का, है ना। तो प्राइम मूवर्स एंड स्टेबलाई, प्राइम मूवर्स मतलब बेसिक जो हमारे मूव करने वाली हैं, डेल्टॉइड हमारी मसल्स हैं। सारी चीजें आप देखिएगा कि डेल्टॉइड की पोजीशन कहाँ है। डेल्टॉइड हमारे एकदम शोल्डर के ऊपर है, जो हम ऊपर सुपरफिशियली देखते हैं। प्राइमरी आर्म एलिवेटर है, इसका जो वर्क है, इसका जो काम है, एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर हेड ऑफ फ्लेक्सियन एंड एबडक्शन एंड एक्सटेंशन। ये आपके क्या है, जो मैंने अभी तीनों वर्ड्स बोले, ये आपके मूवमेंट वो है, आपके मसल के मूवमेंट है, फ्लेक्सियन एबडक्शन, ये बार बार आते हैं हमारे सामने, आप देख रहे होंगे। ठीक है। अब आती है पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर, दो टाइप की मसल है पेक्टोरेलिस। पेक्टोरेलिस मसल हमारी रिब्स के ऊपर आती हैं, माइनर जो होती हैं वो हमारे इधर साइड में आप देखेंगे माइनर वाली, और जो पेक्टोरेलिस मेजर है वो आपकी, वो ये आपकी बिल्कुल टाई बोन, जो आपकी इधर स्टर्नम आप देख रहे हैं, इधर इधर ये देखिएगा, इससे कनेक्टेड है। इस तरीके से अगर आप अपनी सारी की सारी इनके देखेंगे डायग्राम के थ्रू, तो आप समझ जाएंगे, और उस तरीके से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि इजी हो जाएगा आपके लिए इसको समझना और लिखना। ठीक है। देन आती है आपकी ट्रेपीजियस।
ट्रेपेजियस आपकी जो मसल है उसकी पोजीशन हम देख रहे हैं, वो हमारी बैक में आप देखिएगा, बैक बोन से रिलेटेड है और वो इधर आपको दिखती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे सारे काम, जब जिसको पेन होता है ट्रेपेजियस में बहुत ज्यादा होता है, जब वो झुक के काम करता है, लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे, उनको यहीं पे ही मेजर होता है। जब आप उनको योगा के कोई बताते हैं कि आपको ये योगा करना चाहिए जिससे आप इसको उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हुई है इस वाले मसल में, आप उसको ठीक कर सकते हैं। या बोन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम पर्टिकुलरली किसी कंट्राडिक्शन के साथ ही कोई से हम योगा उनको प्रेफर करते हैं। देन लैटिसिमस डोर्साई। लैटिसिमस डोर्साई आप देखेंगे नीचे के वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये है जो आपका, जिसे हम आपका स्टमक के बराबर वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये भी हमारे रिब्स से ही कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से हमारी सारी मसल्स, जो मेजर मसल्स हैं आप उनके नाम रखिएगा, बहुत सारी मसल्स होती हैं ऐसे, तो उन मेजर का क्या कहाँ पे उनकी फंक्शन, कहाँ पे उनकी लोकेशन है और क्या फंक्शन है वो आपका आएगा। ऐसे रोम्बॉइड्स हैं एंड सीरेटस एंटीरियर है, ये सब आपको आपके एसएलएम में भी पूरी तरीके से दिखेंगे। देखिएगा रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर भी है, यहाँ पे आपकी दिख रही है जो आपकी नेक के पास है। आप समझिएगा ट्रेपेजॉइड्स के अंदर की तरफ होती है ये, ट्रेपेजॉइड ऊपर होती है और ट्रेपेजॉइड के अंदर रोम्बॉइड माइनर और मेजर होती है। ऐसे ही सिमिलरली आप देखेंगे सीरेटस एंटीरियर। सीरेटस एंटीरियर आप देखेंगे जहां हमारी पेक्टोरियलिस माइनर थी, हमने आपको दिखाई थी, उसके जस्ट नीचे, मतलब रिब्स के नीचे वाले पोर्शन को सीरेटस एंटीरियर हेल्प करती हैं मूवमेंट के लिए। अब अभी हम बात आएगी रोटेटर कफ एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। द SITS मसल्स, SITS हैं, ये 4 मसल्स हैं हमारी, उनका नाम शॉर्ट में करा है SITS मसल्स। कोर स्टेबलाइजर ऑफ द ग्लेनोहेमरल जॉइंट। तो कौन कौन सी मसल्स हैं ग्लेनोहेमरल जॉइंट की? मेन मसल आप देखिएगा, ये वाली मसल जो आपको शो हो रही है, ये हमारी स्कैपुला के साथ ह्यूमरस के साथ आ रही है। यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स हैं हम इनके बारे में देख रहे हैं। इसका बैक व्यू और फ्रंट व्यू दोनों इसमें शो किया गया है। तो हमारी जो सबसे पहली हमारी जो एस, हमारी SITS, एस कौन सी है? सुप्रा स्पिनेटस। ये कौन सी है? ये इनिशिएट करती है एबडक्शन को एंड स्टेबलाइज द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरल हेड। एबडक्शन में क्या होता है, हमारा हाथ ऊपर की तरफ आता है। आप देखिएगा एबडक्शन एंड एडक्शन, और ये जितने भी आपके सारे मूवमेंट है आप उनको देखिएगा। ओके, तो इसमें क्या है, सुपीरियर जो आपकी सुपरा स्पेनिटस है वो एलिवेट करती है हमारे हाथ को उठाने में। तो ये इसलिए हमारी बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी स्कैपुला है उसके पीछे है, ये आप देखिएगा, ये बैक व्यू शो हो रहा है और आगे भी आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। आप इनको पिक्चर वाइज देखिएगा, मैं ये वाली स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी वहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो उसमें नहीं है, इसमें मैंने इसलिए डाली थी समझने के लिए। देन आई से हमारी होती है इंफ्रा स्पिनेटस, ये एक्सटर्नल रोटेशन के लिए और पोस्टीरियर स्टेबलाइजेशन के लिए होती है। किसके? ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के लिए। ओके, ये देखिएगा इंफ्रा, जो इंफ्रा स्पेनेटस है आपको यहाँ पे शो हो रही है ये वाली। तो इनके यहाँ पे रोल भी दिखाया जा रहा है, क्या क्या इनके रोल हैं, छोटे छोटे रोल, जो बेसिक इनके जो रोल हैं वो आप देखेंगे उसमें हमारी एसएलएम में डिटेल में भी है। अब टेरेस माइनस है, T से टेरेस माइनस एंड S से सब स्कैपुलैरिस। टेरेस माइनस कहाँ है, माइनर कहाँ है? टेरेस माइनस हमारी आप देखेंगे बिल्कुल इधर है, जो हमारे बगल वाला पोर्शन होता है अंडर आर्म का, इधर होती है। तो ये इसका काम है हमारा रोटेशन का री करने का, पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल के लिए री करता है। जॉइंट कैप्सूल आपका जो हमारा जॉइंट है उसमें, उसको री करता है ये। देन आपकी आती है सब स्कैपुलैरिस। तो ये आपकी क्या करती है, ये अलाउ करती है ह्यूमरस को मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करती है। ये कहाँ पे है आपकी, आप देखेंगे ये फ्रंट व्यू में आपको दिखेगी, हमारे बॉडी के जो स्कैपुला के फ्रंट में होती है ये। ठीक है, इस तरीके से आप इनको समझेंगे तो धीरे धीरे आपको ये थोड़ा थोड़ा देखने में लगता है कि टिपिकल है, बट जैसे जैसे आप इसे समझते पढ़ते जाएंगे आपको वो इजी होता चला जाएगा। तो एक दो बार इसको थॉरोली आप पढ़ते रहिएगा। देन हमारा आता है अब क्लिनिकल रेलिवेंस क्या है, रोटेटर कफ वीकनेस। जो रोटेटर कफ है, इसी टोटल इस मसल्स को, ये 4 मसल्स को रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। इनका जो मूवमेंट है, अगर इसमें कुछ वीकनेस या इनस्टेबिलिटी होती है सिमिलरली, तो वो इंजरी को प्रमोट करता है। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए इनको काफी देखा जाता है, इनके रिस्क, इनसे रिलेटेड रिस्क पे ध्यान दिया जाता है एक्सरसाइज और योगा आसन करते हुए।
और स्पेशली जो वेट बियरिंग योगा पोजेज होते हैं, जिसे हम हाथ से वेट बियर करते हैं, जैसे बकासन होता है जहाँ पे हाथों पे जोर दिया जाता है, बहुत सारे आसन पे, तो यहाँ इनका ध्यान दिया जाता है जहाँ पे आपका शोल्डर पे बहुत ज्यादा लोड आता है। ये हमारा यूनिट यहाँ पे एंड होती है। तो इसमें हमने सारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, हमने पढ़ा मल्टीपल जॉइंट वर्किंग टुगेदर होते हैं, देन हमने पढ़ा 3 ट्रू जॉइंट है और एक फंक्शनल जॉइंट है, आप पढ़ेंगे वापस इसमें। अब ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट आपने पढ़ा था, मैक्सिमम मोबिलिटी उसी की होती है एंड लो स्टेबल होता है वो। ये मैंने पॉइंट टेक अवेज इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो कुछ टेक अवेज होते हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में या कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एकदम से हमें आते हैं, जो आपकी सेलम है उसके अंदर भी इसीलिए काफी जगह हर चैप्टर के हर यूनिट के बाद में वोकेबलरी और मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, आप उन्हें पढ़िएगा, एकदम आपको क्लियर रहेगा। देन हमारा आता है हम्म अच्छा, ये जो अभी इसी इसी चैप्टर का हमारा बायोमैकेनिक्स इन योगा और इंजरी प्रिवेंशन में अभी हमने जो बात करी थी, ये इसके अंदर आती है सारी चीजें। एप्लीकेशन इन योगा प्रैक्टिस में आपका है क्या, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल फॉर सेफ प्रैक्टिस, तो मेंटेन स्कैपुलर स्टेबिलिटी, एंगेज द रोटेटर कफ, अवॉइड जॉइंट कोलैप्स, ये सारी हैं बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड इंजरी प्रिवेंशन के लिए। बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। प्रॉपर मैकेनिक्स बेनिफिट इसके क्या है, एफिशिएंट मूवमेंट, ऑप्टिमल फोर्स ट्रांसफर थ्रू द काइनेमेटिक चेन, अभी हमने जो पहले पढ़ी थी। तो एफिशिएंट मूवमेंट इसमें हम इसको देखते हैं, इम्प्रूव्ड पॉस्चर, बैलेंस्ड मसल एक्टिवेशन, सपोर्ट स्पाइनल एंड शोल्डर अलाइनमेंट। हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स में स्पाइन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, आपने देखा होगा, और रिब्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनसे उनके जॉइंट, क्योंकि उनसे वहां पे उनका जॉइंट्स हैं आपके सारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स के। तो ओवरऑल जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है रिप्रेजेंट करता है डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड मसल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग दिस बैलेंस इज द फाउंडेशन टू सेफ एंड इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। अब आता है आपका यूनिट नंबर 2 ब्लॉक 3 की। इसमें हम आते हैं पैथोमैकेनिक्स क्या है। अभी हमने शोल्डर का सारा हमने शोल्डर का पूरा पढ़ा कि क्या उसका क्या उसके जॉइंट्स हैं और उसकी कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर है और क्या क्या मसल्स वहाँ पे हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन से जॉइंट्स। अब पैथोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो पैथोमैकेनिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल और इनएफिशिएंट मूवमेंट मैकेनिक्स दैट लीड टू स्ट्रेस, डिसफंक्शन, पेन एंड इंजरी इन द बॉडी। तो पैथोमैकेनिक्स वर्ड आप जहाँ भी पढ़ेंगे वहां पे उसका मीनिंग यही है। अब हम इसमें पढ़ते हैं शोल्डर की पैथोमैकेनिक्स, हमने हिप्स की भी पढ़ी थी। तो इसके अंदर क्या है हम देखेंगे। तो योगा में तो बहुत इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते हैं। तो फ्रीक्वेंट एंड रेंज मूवमेंट हमारे हैं, हैंड के हम सबको पता है, शोल्डर के सारे रेंज सारे मूवमेंट है। वेट बियरिंग पॉस्चर्स इसी से रिलेटेड है। एंड प्रोलॉन्ग होल्ड, जब हम होल्ड करते हैं किसी भी आसन को, उसके लिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड रेपिटेटिव लोडिंग के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है। शोल्डर डिपेंड मोर ऑन मस्कुलर स्टेबिलिटी देन द बॉडी सपोर्ट। मस्कुलर आपने देखा होगा, इसके अंदर देखिए आपने देखा होगा कि जब हमने हिप वाला पोर्शन पढ़ा था वहां पे मसल्स हैं, बट जितनी ज्यादा मसल्स हमारे शोल्डर पोर्शन में यूज हो रही हैं उतनी ज्यादा आपने वहां पे नहीं देखी होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मोबिलिटी और स्टेबिलिटी की भी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल जॉइंट भी है और बहुत ज्यादा एक्टिव जॉइंट भी है, हमारा पोर्शन है, हमारा एक्टिव पोर्शन है। नॉर्मल वर्सेस एब नॉर्मल शोल्डर बायोमैकेनिक्स। तो नॉर्मल फंक्शन हमारा जो होता है, तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन का मतलब होता है जो भी फोर्स हमारी जनरेट हो रही है मसल्स के थ्रू, वो डिस्ट्रीब्यूट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एफिशिएंट मतलब जहाँ जितनी इंपॉर्टेंट, जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी ही वहाँ हमारी यूज होती है। और पैथोमैकेनिक्स में क्या होता है, जब हमें पेन होता है या उसकी कोई भी वजह हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, या हमारा पुअर स्कैपुलर कंट्रोल हो सकता है, स्कैपुला का जो कंट्रोल है वो पुअर है, या एक्सेसिव कंप्रेशन है, मतलब कोई भी बोन का स्ट्रक्चर या उसका जो उस समय उसका पॉस्चर है वो सही नहीं है, ठीक है, वो कंट्रोल उसका प्रॉब्लमेटिक है, तो हमारा यहाँ पैथोमैकेनिक्स डेवलप होती हैं, या फॉल्टी पॉस्चर से बेसिकली। नॉर्मल शोल्डर फंक्शन में हेल्दी शोल्डर मैकेनिक्स रिलाई ऑन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ 3 की स्ट्रक्चर, स्कैपुला, ह्यूमरस एंड क्लैविकल, जो हमने पढ़ा था, ये 3 जो हैं उनका एक हेल्दी मूवमेंट होता है जहाँ जिसकी वजह से एफिशिएंट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। ठीक है, तो स्कैपुला कंट्रोल करता है रोटेशन एंड स्टेबलाइजेशन को, ह्यूमरस स्मूथ ग्लाइडिंग विद इन द जॉइंट करता है, एंड क्लेविकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे एफिशिएंटली वर्क करती है। डिस्टर्बेंस इन स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब भी हमने 3 डिग्री वाला पढ़ा था कि 2 डिग्री क्या होता है।
उसमें अगर कोई डिस्टरबेंस है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या पैथोमैनिक्स मैकेनिक्स डेवलप हो सकती है। ऑल्टर्ड मूवमेंट पैटर्न, नॉर्मल शोल्डर मूवमेंट रिक्वायर स्मूथ स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन पेयर्ड विद कंट्रोल्ड ह्यूमरल मोशन। ह्यूमरल जो मोशन है आपका, ह्यूमरस का जो मोशन है वो कंट्रोल होना चाहिए, और जो आपकी स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन है वो भी स्मूथ होनी चाहिए। वैन दिस रिदम, जो भी हमने रिदम बताया था वही 3 डिग्री वाला, वो अगर डिसरप्टेड है, डिसफंक्शन है, प्रॉपर अपना नहीं कर पा रहा है उसमें हमारा, देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये हम यूज करते हैं राइटिंग के लिए। हम बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि हमारे हाथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, हम प्रॉपर हैंड ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसे साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ डिग्रीज और इनके बारे में बताना पड़ता है। कॉमन डिसफंक्शनल पैटर्न में क्या है, रिड्यूस अपवर्ड रोटेशन, हम हाथ ऊपर नहीं कर पाते हैं, ये कॉमन डिसफंक्शन होते हैं हमारे, प्रॉब्लम होती है जब स्कैपुला फेल्स टू रोटेट, जो स्कैपुला है वो रोटेट नहीं कर पा रही है आपकी जो ट्रायंगुलर बोन है, एंड एडिक्वेटली ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन के टाइम उसको प्रॉब्लम, जब हमें पेन वगैरह यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इससे आप देखेंगे कि कितनी हम कोई भी आसन करने में या फिर कोई पेशेंट है उसको प्रॉब्लम आती ही आती है। एक्सेसिव एलिवेशन क्या है, शोल्डर श्रगिंग कंपेंसेट फॉर पुअर रोटेशन, तो एक्सेसिव एलिवेशन हो जाता है किसका, हमारा स्कैपुला का। स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन, इसमें क्या है, फॉरवर्ड राउंडेड डिसेबल्स द शोल्डर बेस, तो डिस्टेबलाइज द शोल्डर बेस। आप इधर देखेंगे, आप देखेंगे किसी किसी का ये शोल्डर बिल्कुल पीछे से विनिंग ऑफ स्पैकुला हो जाता है, स्पैक्यूला हो जाता है, आप इसको देखेंगे। इस तरीके की सारी पैथोमैकेनिक्स और प्रॉब्लम्स आएंगी जो डिस्ट्रप्शन से और डिस्टरबेंस से शुरू होता है, किसमें, इन दोनों में, ह्यूमरल और स्कैपुला के जहाँ जॉइंट हैं उनमें प्रॉब्लम जब होती है, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम में जब डिस्टरबेंस होता है, तो ये सारे डिसफंक्शन आपके इमर्ज हो सकते हैं। डिलेज स्टेबलाइजेशन हो जाता है। देन कंसिक्वेंसेस क्या है, इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेस, तो उसमें इन्फ्लामेशन होती है टिश्यूज में, बॉडी में पेन होता है तो इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेस हो जाता है। रिड्यूस मूवमेंट हो जाते हैं, ऑब्वियसली जब पेन होगा तो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। शोल्डर इम्पेग्नेंट ब्रिक्स हो जाता है, मतलब शोल्डर हिलने का भी प्रॉब्लम आती है। मोस्ट कॉमनली सीन इन ओवरहेड एंड आर्म बैलेंसिंग योगा पॉस्चर वेयर स्कैपुलर कंट्रोल इज क्रिटिकल, तो इसीलिए योगा पॉस्चर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से, और कहा जाता है ना कि जो योगा निरीक्षक है उनकी देखरेख में ही योगा वगैरह या आसन वगैरह हमें करने चाहिए, जिससे कि हम एक एफिशिएंट अपना योगा कर सकें और उसका हम अपना बेनिफिट ले सकें, ना कि हम इंजरी की तरफ मूव हो। अब क्या है, कंपेंसेटरी जॉइंट मूवमेंट, अब हमारे जो जॉइंट थे उनके कंपेंसेटरी जॉइंट मूवमेंट क्या है, सेकेंडरी कंपेंसेशन पैटर्न्स, व्हेन वन जॉइंट फेल टू परफॉर्म इट्स रोल नेबरिंग जॉइंट्स आर फोर्स टू कंपनसेट। ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जब एक हमारे, जो हमने चारों जॉइंट पढ़े थे उसमें से बेसिक 3 जॉइंट्स हैं, अगर कहीं भी किसी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो वो फोर्स है या हमारा जो वर्क हमें करना है तो हमारा स्ट्रेन पड़ता है दूसरे वाले जॉइंट्स पर, ठीक है। तो क्या होता है कि तो वहां कंपनसेट करना पड़ता है, तो उन्हें फोर्स, तो इसलिए क्या होता है, उससे पेन क्रिएट होता है, जिससे जो पेन कहाँ क्रिएट हो रहा है, पेन क्रिएटिंग हो रहा है फार फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम साइट, तो जो ओरिजिनल आपकी साइट है वहां पे जो आपका पेन है उससे भी दूर हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम हमारी कंधे में होती है और पेन हमारा कहाँ शुरू हो जाता है, हमारा एल्बो वाले पोर्शन पे आ जाता है या फिर रिस्ट पे आता है, कभी भी हम कोई गलत पोस्चर वगैरह करते हैं तो। 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। हाँ जी, घर में कुछ डॉग्स हैं तो बार बार हो जाता है। ओके एवरीवन, घर में यही थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। कंपनसेटरी जॉइंट मूवमेंट हम देखते हैं क्या है। सेकेंडरी कंपनसेशन पैटर्न जो हमने अभी बात कर रहे थे, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो प्रॉब्लम है जहाँ पे है वो उससे दूर हमें पेन फील होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है वहाँ पे फोर्स हमारी कंपनसेट हो जाती है, जो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक हमारा जॉइंट परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पा रहा है अपने रोल को, तो इस वजह से ये पैथोमैकेनिक्स वहाँ पे डेवलप होती हैं। तो बायोमैकेनिकल इम्पार्ट क्या है, बायोमैकेनिकल इम्पार्ट हमारा है एबनॉर्मल लोड ट्रांसफर अक्रॉस जॉइंट्स, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे थे।
एक्सीलरेटेड मसल फटीग हो जाता है बहुत ज्यादा। देन सेकेंडरी इंजरीज एट डिस्टेंट साइट, सेकेंडरी इंजरीज जैसे हम में भी अब बात कर रहे थे, किसी डिस्टेंस साइड मतलब दूसरे पोजीशंस पर हमारी इंजरी हमें या इन्फ्लामेशन हमें फील होने लगती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस चीज से क्या है, कंपनसेशन पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली कॉज पेन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और स्टिफ शोल्डर में मैनिफेस्ट एज नेक पेन। आप सबको पता है कि कहते हैं कि जिनका स्टिफ शोल्डर है, प्रॉब्लम है, तो नेक पेन वहां पे क्रिएट होता है, डेवलप हो जाता है, या एल्बो में डिस्कम्फर्ट होता है योगा प्रैक्टिस करते हुए। तो ये इससे रिलेटेड हमारा टर्म्स है। देन हम आते हैं मसल इम्बैलेंस एंड शोल्डर डिस्फंक्शन। मसल इम्बैलेंस के थ्रू क्या है, स्टेबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी मसल्स। ओके, तो हेल्दी शोल्डर फंक्शन रिक्वायर प्राइम मूवर्स एंड स्टेबलाइजर टू वर्क इन कंसर्ट। In yoga practitioners, characteristics imbalance pattern frequently emerge. Overactive superficial muscles, weak deep stabilizer, and poor postural endurance. मसल इम्बैलेंस से शोल्डर, जो आपकी जितनी भी मसल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, उनमें जब इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या डिस्फंक्शन होते हैं, वो इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, उससे पहले हमने बोन के बारे में कर रहे थे कि जहां जहां जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तब क्या डिस्फंक्शन क्रिएट हुए थे। इस तरीके से हमारी ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ हमारी मसल से रिलेटेड बातें आती है कि मसल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। अपर ट्रेपेजॉइड जो हमने बताया था, डोमिनेंस टेक ओवर फ्रॉम डीपर स्टेबलाइजर क्रिएटिंग अपवर्ड शियर। अपवर्ड शियर होता है एन इम्पेग्नेंट रिस्क ड्यूरिंग ओवरहेड मूवमेंट। तो रिस्क होता है कि आपकी शोल्डर में जो इम्पेग्नेंट हो जाता है, मतलब उसका शोल्डर भी आपका जो आपका शोल्डर है उसके लूज होने के चांस होते हैं, तो इसलिए पेन बढ़ता है वहां पे। इस तरीके से आपकी ये मसल्स में अगर इम्बैलेंस होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हम रोटेटर कफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब रोटेटर कफ के में जो डिसफंक्शन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो रोटेटर कफ आपने पढ़ा था, रोटेटर कफ कौन सा था हमारा, जब हमारा स्कैपुला ह्यूमरस से रिलेटेड हमारा सारा था। तो जितने आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हैंड बैलेंस वाले जितने हमारे हमारे ये योगा पोजेज हैं, जैसे प्लैंक पोज है, चतुरंगा है, एंड इन्वर्जन है, आर्म बैलेंस है, इन सब में हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है रोटेटर कफ के डिसफंक्शन होने पर। पुअर ह्यूमरल हेड कंप्रेशन जब हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव ट्रांसलेशन विद इन द जॉइंट, इंक्रीज जॉइंट स्ट्रेन एंड वियर। स्कैपुलर डिसेबलाइजर स्टेबलाइजर डिसफंक्शन में क्या है, वीक बेस फॉर आर्म मूवमेंट, अर्ली ऑनसेट ऑफ फटीग। ओवरऑल पेन जो इनसे रिलेटेड है वो हमारे यहाँ पे इमर्ज होने लग जाते हैं जब हमारे रोटेटर का डिसफंक्शन होता है और स्कैपुलर स्टेबलाइजर में डिसफंक्शन होता है। फोर्सेस क्या है, अब वही जो हमारी पहले फोर्सेस पढ़ी थी शोल्डर योगा में, कौन कौन सी फोर्सेस हमारी लग रही हैं। फोर्सेस हमारी बेसिक वही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जीआरएफ एंड जेआरएफ, ग्राउंड रिएक्शन एंड जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस। ये हमारी कहाँ कहाँ लगती हैं, यही इसमें है। बॉडी वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बॉडी वेट एक्टिंग डाउनवर्ड थ्रू द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, जो हमारा बॉडी वेट है उसको हमारा ये बियर करती है। देन मस्कुलर फोर्सेस हैं जो एक्टिव कंट्रैक्शन, इनर इंटरनल फोर्सेस है हमारी, एक्टिव इन कॉन्ट्रैक्शन रेजिस्टिंग एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट, वहाँ मस्कुलर फोर्स में आती है जहाँ कंट्रोल भी करती है वो। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स में क्या है, अपवर्ड फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द हैंड्स एंड आर्म्स। जॉइंट रिएक्शन फोर्स जब कंप्रेसिव एंड शियर फोर्सेस होती है, जब हमारे जॉइंट के साथ हमारा फोर्सेस लगती हैं। ठीक, अब क्या है, फोर्स ट्रांसमिशन पाथ, हैंड स्टेबलाइज, फोर आर्म ट्रांसफर, ग्राउंड कॉन्टैक्ट एंड शोल्डर जॉइंट्स। इसमें आप पढ़ेंगे द वेट बियरिंग आसन्स में फोर्सेस ट्रेवल करती हैं। आप समझ रहे होंगे, आप समझते हैं जैसे कोई भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आसन देखे थे, इन सब आसन में हमारी फोर्स क्या हो रही है, वो ट्रेवल करती है। कहाँ से फोर्स जनरेट होती है, और उसको बेसिकली हमारे शोल्डर पोर्शन से फोर्स, यहाँ पे जितनी भी मसल्स हैं शोल्डर पोर्शन पे, हमारी जो हमने इतनी सारी मसल्स पढ़ी हैं, वो सब फोर्स जनरेट कर रही हैं और वो ट्रांसफर हो रही है हमारे पूरे हैंड में और हमारे और बाकी बॉडी पोर्शन पे। हैंड स्टेबलाइज, हैंड ट्रांसमिट लोड एंड ओरिएंट रिएक्शन फोर्सेस। जितनी भी आपकी दोनों रिएक्शन फोर्स हैं, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को ओरिएंट करता है, मतलब उनको एक तरीके से एफिशिएंटली ट्रांसमिट करता है। फोर आर्म ट्रांसफर, फोर आर्म जो है हमारा चैनल फोर्सेस टुवर्ड द एल्बो एंड शोल्डर, एल्बो और शोल्डर में हमारी ट्रांसफर होती है फोर्स उसके थ्रू।
and ground contact. Initial force enters through feet, hands on the mat, जो ground contact है. And shoulder joint. Shoulder receives and distribute weight bearing loads. रिसीव भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, जैसे हम ही पढ़ रहे थे. पुअर अलाइनमेंट एंड एट एनी पॉइंट एम्पलीफाइज कंप्रेशन, शियर स्ट्रेस एंड जॉइंट ओवरलोड. ये सब इंजरी से रिलेटेड है. मोस्ट क्रिटिकली सीन इन प्लैंक, साइड प्लैंक और हैंड स्टैंड पोजेस जब हम करते हैं, जो भी ये आसन है उनमें जब हम करते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सस्टेन आइसोमेट्रिक लोडिंग, ये क्या है? इफेक्ट ऑफ लॉन्ग योगा होल्ड में क्या होता है, जब हमारा कोई भी योगा है उसमें हम होल्ड करते हैं जब, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. मसल एक्टिवेशन होती है विदाउट विजिबल मूवमेंट. मसल आपकी एक्टिवेट रहती हैं लेकिन आप होल्ड किया हुआ है, तो होल्ड किया हुआ है तो मसल आपकी फोर्स भी जनरेट कर रही है और वो उस लोड को बेयर भी कर रही है. जॉइंट भी उसको उसको जो टेंशन क्रिएट हुई है उस होल्ड होने से आपके पोस्चर के या किसी पोज के, तो वहां पे वो दिखती नहीं है, बट वहां पे मसल आपकी पूरी तरीके से एक्टिवली एक्टिवली रोल प्ले कर रही होती हैं. इट इज द फाउंडेशन ऑफ मैनी योगा पॉस्चर. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. एक्सटेंडेड होल्ड क्रिएट अ यूनिक बायोमैकेनिकल चैलेंजेस फॉर द शोल्डर. तो लॉन्ग होल्ड में क्या क्या होता है? मसल फटीग डेवलप होता है. फटीग मतलब जैसे थक जाती है मसल, टायर्डनेस जब प्रॉपर आ जाती है. तो सस्टेन्ड एक्टिवेशन डिप्लीट्स लोकल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेबलाइजिंग मसल. ठीक है. तो जो एनर्जी स्टोर हमारी रहती है वो धीरे धीरे वो क्या होती है, धीरे धीरे वो डाउन होती है. तो मसल फटीग इसलिए डेवलप होता है. तो जॉइंट कंट्रोल डिक्रीज. जॉइंट कंट्रोल, जो हमारे जो जितने भी जॉइंट थे, हमने चारों जॉइंट पढ़ते थे, तो एक दूसरे में हमने बताया था कि बैलेंस विदाउट कंट्रोल मूवमेंट वो करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है अगर हम लॉन्ग होल्ड करते हैं किसी भी आसन में. इसलिए फटीग मसल क्रिएट होती हैं एंड लूज दियर एबिलिटी टू मेंटेन प्रिसाइज जॉइंट पोजिशनिंग. जॉइंट की पोजीशन को वो होल्ड करने में, कहते हैं कि अब ये योगा करते करते अब हम थक गए हैं, तो वो इस वजह से होता है. ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि हमें अपनी चीजों को जब लिखना होता है तो ये पर्टिकुलर साइंटिफिक कुछ टर्म्स हैं जो हम लगाते हैं, तो हमारा वो जो हमारा जो क्या कहते हैं, आपका जो राइटिंग है, आपका जो एक्सप्रेशन है लिखने के लिए, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होती है. मूवमेंट थर्ड नंबर है अपना, मूवमेंट क्वालिटी डेटीरियोरेटर्स. इसमें क्या है? कंपनसेशन, जो अभी हमने बताया था, कंपनसेशन पैटर्न इमर्ज हो जाता है कि यहाँ पे अगर हमारी बहुत ज्यादा फटीक हो गया है हमारे शोल्डर में, तो वो कंपनसेट कौन करता है? हमारा एल्बो करता है, या फिर हमारा जो आपका रिब पोर्शन है वहां पे कंपनसेट हो जाता है. उसे कहते हैं कंपनसेशन पैटर्न इमर्ज हो गया. तो उससे इंक्रीज होता है स्ट्रेस और टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यू में स्ट्रेस, और स्ट्रेस इंक्रीज होता है जिससे इन्फ्लामेशन होती है. इन्फ्लामेशन होता है तो इंजरी के चांस आगे बढ़ते हैं. तो कॉमन पॉस्चर एट रिस्क क्या है? जो हमारा अर्ध जो आपका डॉल्फिन पोज भी कहते हैं, मयूरासन होता है, अर्ध पिंच मयूरासना. एंड क्रो पोज मतलब बकासन जिसे हम कहते हैं, और प्लैंक जिसे फलकासन कहते हैं. उनके में जो वेरिएशन जब किया जाता है तो तब ये इसके रिस्क होने के चांसेस होते हैं. कॉमन शोल्डर इंजरीज इन योगा हमने पढ़ी हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सी है. शोल्डर इम्पैक्टमेंट मतलब क्या है? कंप्रेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन द सब एक्रोमियल स्पेस ड्यूरिंग ओवरहेड मूवमेंट. ये जो आपका ओवरहेड मूवमेंट है, तो हमारा कौन सा, अभी हमने जो बताया था कहाँ पे, एक्रोमियल, जो हमने आपको बोन बताई थी ऊपर क्लेविकल के जो पास होती है और स्कैपुला से जुड़ी होती है, वो छोटी सी एक्रोमियल, वहां पे प्रॉब्लम होती है जब हम ओवरहेड मूवमेंट करते हैं. रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी, इसमें क्या होता है? डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं रेपिटेटिव लोडिंग की वजह से विदाउट एडिक्वेट रिकवरी. रिकवरी हो नहीं रही है और हम उसमें डीजनरेट होता रहता है. मतलब क्या होता है कि उसमें बार बार हम ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना माइंडफुलनेस के, जिस वजह से ये रोटेटर कफ में इसे टेंडिनोपैथी कहते हैं, वो क्रिएट होती है. जॉइंट इंस्टेबिलिटी, एक्सेसिव लैक्सिटी स्पेशली इन हाइपर मोबाइल प्रैक्टिशनर. जो लोग बहुत जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें कभी कभी ये एक्सेसिव लैक्सिसिटी हो जाती है, लीडिंग टू पुअर कंट्रोल. तो कंट्रोल नहीं रह पाता जब बहुत फास्ट करते हैं, एक बैलेंस्ड और एक उसमें नहीं करते हैं, अरे क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर समय लगा के नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है. मसल स्ट्रेन हो जाता है, ओवरलोडिंग ऑफ मसल बियॉन्ड देयर कैपेसिटी ड्यूरिंग वेट बियरिंग पोस्चर्स, मसल स्ट्रेन हो जाता है, जो बहुत कॉमन है. तो इस तरीके से इसमें हाई रिस्क फैक्टर है. अर्ली वार्निंग आपको पता होनी चाहिए कि
क्या करना चाहिए, हमें पहले ही पता चल जाता है जब माइल्ड डिस्कम्फर्ट शुरू होता है कोई योगा करने में कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आगे हमें इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए जो हमारा ये तरीका आ रहा है करने का। वीकनेस इन स्पेसिफिक मूवमेंट, कोई मूवमेंट में पर्टिकुलरली हमारे हाथ में या किसी भी पोर्शन में वीकनेस हो जाती है। क्लिकिंग और कैचिंग सेंसेशन, एकदम पता चलता है कि एकदम पॉइंटली वहां पे हमें पता चलता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, वार्निंग सिम्टम्स जिसे कहते हैं, जो वार्न करता है हमें कि ये हाई रिस्क यहाँ हो सकता है। ओके, तो मोस्ट योगा रिलेटेड शोल्डर इंजरीज डेवलप ग्रेजुअली rather than suddenly, तो मेकिंग अर्ली अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन क्रिटिकल। तो अगर हमें कोई अर्ली वार्निंग मिल रही है, सिम्टम मिल रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी अवेयर होना चाहिए जिससे हम इंजरी से प्रिवेंट हो सके। प्रिवेंशन एंड करेक्टिव करेक्टिव बायोमैकेनिक्स क्या है? कंट्रोल ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, स्कैपुलर अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, मेंटेन एक्टिव स्कैपुलर पोजीशनिंग थ्रू आउट द पोस्चर, हम सब जानते हैं। देन बैलेंस स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, सुपरफिशियल एंड डीप स्टेबलाइजिंग मसल्स ग्रुप्स इक्वली। देन एडिक्वेट रिकवरी, अगर अवॉइड अनसपोर्टेड एंड रेंज लोडिंग एंड अलाउ टिश्यू रिकवरी टाइम, तो हमें रिकवरी टाइम भी देना पड़ता है। करेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेंथन रोटेटर कफ, तो उससे टारगेटेड एक्सरसाइज की जाती हैं। जब आपकी जो योगा, आपकी योगा क्लासेस भी होती हैं शायद, तो वहां पे आप इनको देखेंगे कि पर्टिकुलर रोटेटर कफ के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो करते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जो नहीं नहीं करनी है। इस तरीके से हम अपने उनसे प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी भी इंजरी से। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे हम इनहेंस करते हैं टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, मसल्स को स्टेबलाइज करने के लिए। स्कैपुलर स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, सीरेटस एंटीरियर जो हमारी मसल्स थी और लोअर ट्रेपेजियस को एक्टिवेट करने के लिए हम इंप्रूव करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने ऐसे योगा आसन को हम सिलेक्ट करते हैं। देन माइंडफुल मूवमेंट ऑब्वियसली हमें लेने होते हैं कि स्लो और इंटेंशनल प्रैक्टिस की जाती है बहुत ध्यान से, विद अटेंशन टू अलाइनमेंट क्यूज। इस तरीके से हम अपने योगा प्रैक्टिस को सेफ और स्टेबल और थेरापेटिक योगा को कर सकते हैं। अब हमारा ब्लॉक 3 की यूनिट 3 आती है, बायोमैकेनिक्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्या है? अपर लिम्ब बायोमैकेनिक्स में मूवमेंट, स्टेबिलिटी और योगा एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंस है एल्बो की, हम सबको पता है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर, मूवमेंट, मसल फोर्सेस, योगा एप्लीकेशन और इंजरी, इसमें भी सिमिलरली इंजरी प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे। अपने एल्बो जॉइंट की, एल्बो जॉइंट में आप देखेंगे कौन कौन सी बोन्स हैं यहाँ पे और उसका क्या क्या, किस तरीके से वहाँ जॉइंट है, वहाँ पे किस तरीके से उनके उनका एक्शन है। अब इंट्रोडक्शन है क्या है इसका, बायोमैकेनिक्स एल्बो का। वाई इज एल्बो इम्पोर्टेंट, हम सबको पता है, फिर भी हमें देखते हैं कि फंक्शनल रोल है, पोजीशन द हैंड इन स्पेस फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। पोजीशन क्या है एल्बो की? जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देखते होंगे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक की डिस्टेंस कितना रखना है हाथों के बीच में, जिससे कि आपके आपकी जो एल्बो है वो उस वेट को बियर कर सके जो बॉडी वेट है, और जितनी फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस लग रही है या जेआरएफ है या इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, उसको वो बियर कर सके। तो ट्रांसफर फोर्सेस बिटवीन शोल्डर एंड रिस्ट, यहाँ ट्रांसफर भी करती है हमारी जो एल्बो है। प्रोवाइड बोथ स्ट्रेंथ एंड प्रिसीजन भी प्रोवाइड करता है, और स्ट्रेंथ तो है ही। एसेंशियल इन लिफ्टिंग, पुशिंग, ग्रिपिंग एंड योगा पोस्चर्स। की फंक्शन हमारे इसके क्या है? फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन मूवमेंट जो हमने पहले भी देखा था, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। जो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कोई टर्म, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं क्लियरली, इन टर्म्स को आप लिख कर अपने नोट्स में उनके पॉइंट्स लगा दीजिए करिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट टर्म्स हैं मसल्स के मूवमेंट के, ये बार बार रिपीट होते हैं, आप देख रहे हैं। आप स्टेबिलिटी ड्यूरिंग वेट बेयरिंग postures, yoga relevance, the elbow is a critical joint in many functional yoga postures, proper biomechanics is essential for safe and effective practice। बेसिकली सारे जॉइंट्स हम इंपॉर्टेंट है, हम हर बात को यही कहते हैं कि हर जॉइंट बहुत क्रिटिकल है, और वो है ही, हमारी बॉडी का हर पोर्शन बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा समझा इस चीज को कि अगर हमारे किसी भी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो ट्रांसफर हो जाती है, कंपनसेट करना पड़ता है दूसरे ऑर्गन को या फिर दूसरे बॉडी पार्ट को। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है? आप देखेंगे कि एल्बो जॉइंट में हमारी कौन कौन सी बोन है। ह्यूमरस जो हमारी ऊपर वाली बोन है जो आ रही है वहां पे, और नीचे हमारी हाथ में जो है दो होती है, रेडियस और अल्ना, आपने पढ़ी होंगी अपने किसी भी कोर्स में कभी भी, तो रेडियस और अल्ना ये दो जॉइंट हैं जो यहाँ पे आके ह्यूमरस के साथ
कैप्सूल, इनका भी ये कैप्सूल बनता है, यहाँ ज्वाइंट करते हैं। साइनोवियल हिंज टाइप का ये जॉइंट होता है, इसे हिंज जॉइंट कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। शोल्डर में हमने बॉल एंड सॉकेट पढ़ा, और यहाँ है ये हिंज, हिंज जॉइंट है। हिंज क्यों कहते हैं आप समझेंगे, ये हिंज इसलिए कहते हैं, हिंज किसे कहते हैं, हिंदी में हिंज कहते हैं जैसे कब्जा, जिसे आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारे किवाड़ों में, दरवाजों में और डोर्स में बीच में लगा होता है, जिससे कि वो इस तरह से मूवमेंट करता है। तो हमारी एल्बो का भी यही मूवमेंट है, इसलिए वहां पे इस जॉइंट को हिंज टाइप का जॉइंट कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस से तीन मेजर बोन्स हैं जिनका यहाँ पे जॉइंट है। अपर आर्म बोन है आपकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन के लिए ह्यूमरस। अल्ना जो है मेन हिंज है। मैकेनिज्म जो प्राइमरी स्टेबलाइजर है, जो आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है, जो थोड़ी सी पतली जो रेडियस है, वो है रोटेशनल मूवमेंट को इनेबल करती है हमारे हाथ में, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जो मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक कैप्सूल बनता है, जिस कैप्सूल में ये दोनों तीनों बोन जुड़ी होती हैं, जहाँ इनका जॉइंट होता है, जिस जॉइंट को हिंज टाइप का जॉइंट कहते हैं। मेन आर्टिकुलेशंस ऑफ द एल्बो, आर्टिकुलेशंस कौन कौन से हैं आप देखेंगे। ह्यूमरल जॉइंट है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, जो अल्ना और ह्यूमर, आपकी ह्यूमरस है और आपकी जो अल्ना है, ये दोनों जहाँ जॉइंट करते हैं वो आपका आता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ये मेन हिंज जॉइंट है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो। अब ह्यूमरस के साथ जहाँ रेडियल आपकी बोन है, वो जॉइंट है, वो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है। वो असिस्ट करता है एल्बो के मूवमेंट में और लोड ट्रांसफर में, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रोटेशन, क्योंकि ये रोटेशन पे ज्यादा, रेडियस जो है आपकी बोन जो है, रेडियस या रेडियो अल्ना जो रेडियस होती है, ये आपकी मूवमेंट और उसके लिए करती है, रोटेशन के लिए काम करती है ज्यादा। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, आपका जो रेडियस और अल्ना है, वो दोनों भी जो साथ है, उसका प्रॉक्सिमल जॉइंट होता है। ये क्या अलाउ करता है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। रेडियस रोटेट्स विद इन द एनुलर लिगामेंट, एक लिगामेंट है जो एनुलर लिगामेंट है, उसके साथ ये रोटेट करती है। सपोर्टिंग लिगामेंट अब क्या है, आप लिगामेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि बोन के साथ लिगामेंट से हमारी मसल्स जुड़ी होती हैं। तो अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट होता है, जो मीडियल स्टेबिलिटी को करता है, रेजिस्ट वैल्गस स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आता है उसको रेजिस्ट करता है, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट जो होता है वो रेजिस्ट करता है वेरस स्ट्रेस, स्ट्रेस दिखा है, तो लेटरल स्टेबिलिटी को करता है। मीडियल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी एंड एन सर्कल रेडियल हेड, जो एनुलर लिगामेंट है, जो फोर आर्म का रोटेशन पे ध्यान देता है टोटल। एनाटॉमी ऑफ द एल्बो बोन्स एंड टेंडन्स, ये एल्बो के बोन की एनाटॉमी है। यहाँ हमारे वो, जब भी हम जितने भी जॉइंट के बारे में बात कर रहे थे वो हैं, ऊपर से हमारी ये ह्यूमरस वाली बोन है, और नीचे ये रेडियो रेडियस, और ये अल्ना है, और ये ह्यूमरस आ रही है। यहाँ पे आपको इसमें प्रॉपर शो किया गया है कौन कौन से जॉइंट आ रहे हैं। देखिए, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो हमने अभी देखा था, फिर हमने पढ़ा था ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, फिर हमने क्या देखा था इधर, ये कैपिटुलम है, ये जो बीच का जो ये इनका जॉइंट का जो ये एक कैप्सूल बन जाती है, इसके अंदर भी ये कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। ठीक है, मसल्स कौन कौन सी हैं अब इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सियर्स मसल्स हैं और एक्सटेंसर मसल्स हैं। फ्लेक्सियर्स मसल जो फ्लेक्सियन का मूवमेंट करती है, एक्सटेंसर्स मसल जो एक्सटेंशन मूवमेंट करती है। तो फ्लेक्सर्स मूवमेंट में है बाइसेप ब्रेचाई, जो प्राइमरी फ्लेक्सर करती हैं, ऑल्सो पावरफुल सुपिनेटर, सुपिनेटर को आर्म के सुपिनेटर के लिए जो वर्क करती हैं, आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। और ट्राइसेप और इसकी और ब्रेकाइलिस है। ये इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि टर्मिनल, ये थोड़ी टर्म्स हैं जो आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, मैं सही बताऊं तो, खास तौर पे जिनके लिए, जिन लोगों का बायोलॉजी उनका, या कह दो कि ह्यूमन एनाटॉमी उनका कभी सब्जेक्ट ना रहा हो, उनके लिए थोड़ा सा ये टर्म ऐसे होंगे। लेकिन जिनका साइंस बेस रहा है थोड़ा, उनके लिए ये जो टर्म है थोड़े बहुत कॉमन हो जाएंगे। तो अगर हमारे लिए कॉमन, तो मैडम सब आउट ऑफ कोर्स जा रहा है। आउट ऑफ कोर्स, बायोलॉजी कभी था नहीं, सारे हाँ, रिलेटेड न्यू। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे आप सब में से कुछ ऐसे हैं जिनका बेसिक साइंस रहा है, किसी का बेसिक साइंस नहीं भी रहा है, लेकिन ये बेसिक साइंस में बहुत ही बेसिक है। तो अभी आप कुछ समय तक अगर आप इन्हें आप देखेंगे ना, विथ फिगर देखेंगे, आप डायग्राम के साथ इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि यही तरीका है साइंटिफिक नेम्स को याद करने का। मेरा बेसिक हमेशा से साइंस रहा है,
वैसे देखिए, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा एक्सपर्टीज बहुत पहले जब मेरा थीसिस एक्सपर्टीज है वो प्लांट रिलेटेड है। लेकिन ये जो है ये ह्यूमन एनाटॉमी है। बट ह्यूमन एनाटॉमी भी हमने एमएससी मास्टर्स में पढ़ी है। तो क्या होता है कि आपने किस लेवल तक पढ़ी है वहां तक आता है कि आप ह्यूमन एनाटॉमी कितनी पढ़ी है। लेकिन इसके अंदर आप उसको टेंशन मत लीजिए। आप क्या कीजिए, आप बार बार इनके डायग्राम के थ्रू अपने आप को समझिएगा कि हमारे कौन कौन से। आप डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग तो बना ही सकते हैं। हम जब देखते हैं डायग्राम को तो हम देख सकते हैं आप तो कितना एक्सेसिबल है सारी चीजें। कोई चीज अगर आपको कंटेंट में भी समझ में ना आए तो आप गूगल के थ्रू भी बहुत चीजें आप अपनी देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं समझ रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन इनसे टेंशन लेने या डरने की बात नहीं है। ये कुछ टर्म्स हैं, धीरे धीरे आपकी जब जबान पे चढ़ जाएंगे ना, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए अपनी चीजों को याद करेंगे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं, क्या क्या मूवमेंट है, कौन कौन सी फोर्स है। ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको एनकरेज कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप बार बार उसको थॉरोली अपनी एसएलएम को देखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा और अपने नोट्स पे ध्यान दीजिएगा कि मेजर मेजर वर्ड्स, मेजर टर्म्स क्या हैं। और आपके एग्जाम्स में भी बहुत कॉमन और मेजर चीज़ें ही आएंगी, बहुत एक्सट्रीम नहीं आएगा साइंस से रिलेटेड। आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप इस तरीके से पढ़िए, आप डायग्रामेटिकली पढ़िए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी ये बोन्स, जितनी भी मसल्स हैं, इनके सबके अलग अलग वर्क हैं। ठीक। तो फोर आर्म रोटेटर एंड फंक्शनल कपलिंग, प्रोनेटर एंड सुपिनेटर। आप देखिएगा इसमें दिखाया है प्रोनेटर्स में क्या है, रोटेट होता है जब पाम, हमारी जो हथेली है पाम डाउनवर्ड रोटेट हो रही है। ठीक है। तो प्रोनेटर टेरेस यहाँ पे, हमारी प्रोनेटर टेरेस यहाँ पे क्या है, मसल है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस आप कहेंगे फिर बार बार, ये जो टर्म्स आएंगे इनको आपको डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ये टर्म्स अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा वहां पे क्रिएट होता है। बाकी आप बार बार इसे समझेंगे तो आएगा। देन सुपिनेटर्स देखिए, सुपिनेटर क्या है, रोटेट पाम अपवर्ड। जब हमारी पाम रोटेट होती है कैसे, अपवर्ड रोटेट होती है। तो स्पिनेटर मसल और बाइसेप ब्रेचाई यहाँ पे वर्क करती हैं। ठीक है। तो फंक्शनल कपलिंग का मतलब है कि जब ये एक साथ बैलेंस्ड काम करते हैं तो इनकी फंक्शनल कपलिंग क्या है, एल्बो वर्क इन कंसर्ट विथ शोल्डर एंड रिस्ट। हम सबको पता है एल्बो उनके बीच में है, शोल्डर और रिस्ट के। तो उनके साथ ही ये वर्क करती है। क्रिएट स्मूथ काइनेटिक चेन मूवमेंट। काइनेटिक चेन मूवमेंट क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मसल जो है, वो हमारी मसल जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, वो जो मसल है वो हमारी कहाँ है, शोल्डर पे भी है। बेसिकली शोल्डर से वो वहां से हमारी मसल या फोर्स जनरेट हो रही है और उससे हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है। इसीलिए यहाँ काइनेटिक चेन मूवमेंट आता है। असेंशियल फॉर योगा अलाइनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी ये असेंशियल मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली ये चीजें तो आपको सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है, वो आप लिख सकते हो। कोई भी बोन, कोई भी बॉडी पोर्शन, कोई भी उसकी आप इंपॉर्टेंस प्रॉपरली लिख सकते हो। फिर आती है इनके फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक है फंक्शन, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है हर चीज का। मैं ये अभी ये कॉमन बात कर रही हूँ, नॉट ओनली फॉर एल्बो। कि सबसे पहले हमारे आता है स्ट्रक्चर क्या है हमारे इस बॉडी पोर्शन का, है ना। देन आता है उसका स्ट्रक्चर में क्या आता है, बोन्स, जॉइंट्स एंड देन मसल। फिर फोर्स आती है। फोर्स बेसिकली चार फोर्स हैं जो हर जगह वही अपना काम कर रही है जो उस फोर्स का काम है। ठीक है। फिर आते हैं मसल के मूवमेंट्स। मसल के मूवमेंट थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि हमारे हर बॉडी पोर्शन का मूवमेंट अलग है। ओके। देन हम उसमें आते हैं, तब उसके इंजरी वाले पोर्शन पे आते हैं, पैथोमैकेनिक्स पे आते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा ये पूरा का पूरा एक एक यूनिट बनी हुई है इन की पॉइंट्स पे। और उन्हीं की पॉइंट को हमें हर बॉडी ऑर्गन पे रखना है। अब एल्बो मूवमेंट के ये देखिए, एल्बो मूवमेंट की कौन कौन से टाइप्स हैं। एक्सटेंशन है, फ्लेक्सियन है, प्रोनेशन है जहां पाम आती है, जहां पाम क्या किया अभी हमने आपको बताया था, डाउनवर्ड रोटेशन जब पाम का आता है तो प्रोनेशन कह रहे हैं। एंड सुपिनेशन है जहां पाम रोटेट कर रही है अपवर्ड ऊपर की तरफ। एक्सटेंशन है जब क्या होता है हमारा, ये एक्सटेंशन हम हर बार पढ़ते हैं, इंक्रीज जॉइंट एंगल। जॉइंट एंगल इंक्रीज का मतलब कहता है जहां भी जॉइंट है वहां एंगल इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेच हो रही है। अगर हम एल्बो पे बात करेंगे तो ये एक्सटेंशन है जब हमारा स्ट्रेच होता है। और जब हमारा स्ट्रेच कम करते हैं मतलब जब हमारा एंगल कम होता है तो फ्लेक्सियन है। यही उसका बेसिक एक मूवमेंट है जो हर जगह यूज होता है। ओके। तो इस तरीके से ये फोर फंडामेंटल मूवमेंट वर्क टुगेदर टू पोजीशन द हैंड प्रिसाइजली इन स्पेस, एसेंशियल फॉर ग्रिपिंग,
राइटिंग, ये सब भी है, एंड योगा मुद्रास एंड अपर लिम्ब फंक्शनल एक्टिविटीज। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपको बताया था कि फ्लेक्सियन कहीं भी आप पढ़ेंगे तो फ्लेक्सियन में क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जॉइंट पे एंगल डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम एल्बो के एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा एंगल, जब हम एल्बो को अपनी तरफ लेते हैं एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल तो समझ रहे हैं आप। तो हमारा वो एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो कोई भी हम सामान को उठाते हैं, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, एंड हाथ से ड्राइंग कर रहे हैं, तो वहां फ्लेक्सियन भी होता है। अब एक्सटेंशन में क्या होता है, जब हमारा जॉइंट हमारी आगे बढ़ रहा है, हमारा हमारा हाथ या पैर या कोई भी पोर्शन हमारा एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, जब हम स्ट्रेट करते हैं अपनी आर्म को, अपने हाथ को पुश करते हैं अपने बॉडी से किसी चीज को, जैसे चतुरंग आसन में हम लोग पुश करते हैं अपनी बॉडी को, वहां पे एक्सटेंशन भी यूज हो रहा है। ये मूवमेंट है। प्रोनेशन अभी आपको बताया था, जो हमारी जो आपकी पाम है वो डाउनवर्ड रोटेशन करता है, जो प्लैंक पोज में यूज होता है। ठीक है, फलकासन जिसे कहते हो आप, हमारे इसमें। तो सुपिनेटर क्या होता है, सुपिनेटर में वही पाम हमारी अपवर्ड फेस करती है, और यहाँ भी योग मुद्राज में जेस्चर बनाने में हमारा ये सुपिनेशन यूज होता है, योग मुद्रा जिसे कहते हैं। बायोमैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन एल्बो, वही फिर आती है, इसमें चारों फोर्सेस लग रही हैं, जैसे मैं बता रही थी कि देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है फोर आर्म पे, फोर आर्म यही हाथ के पोर्शन कह रहे हैं, एंड एक्सटर्नल लोड हेल्ड इन द हैंड। अगर हमने हाथ में कोई हमारा कोई वेट, हमने वेट बेयरिंग पोजेज जो हम करते हैं, तब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है लोड के मैग्नीट्यूड को, मतलब लोड को बढ़ाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर हाथ में हमारे कोई वेट है, ऊपर से उसके ऊपर भी, और हमारे हैंड पे भी ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है। मस्कुलर फोर्स जनरेट बाय फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स, ये हमारी मसल्स हैं टू काउंटरएक्ट, ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करता है। ग्रेविटी ने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया हुआ है, उसको काउंटरएक्ट करता है, जिससे कि मूवमेंट हमारा कंट्रोल हो सके। तो वो मस्कुलर फोर्स वहां पे हमारा काम कर रहा है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जीआरएफ जिसे आप कह रहे हो, वो क्या करता है, वेट बियरिंग योग पोस्चर्स जैसे कि प्लैंक पोस्ट या क्रो बकासन में या फलकासन में एक्ट करता है अपवर्ड थ्रू द हैंड। अब जेआरएफ जॉइंट रिएक्शन फोर्स जो इंटरनल है, वो क्या करता है, इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स बैलेंसिंग ऑल लोड्स, उसको बैलेंस करता है, क्योंकि वो जॉइंट का एक दूसरे के जॉइंट जहाँ है वहां पे रिएक्शन हो रहा है, वहां फोर्स हो रहा है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये सारे फोर्सेस हैं। पैथोमैकेनिक्स सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर चैप्टर के हमारे अंदर आते हैं। इसमें क्या है, कॉजेस ऑफ डिसफंक्शन एंड कॉमन कंडीशंस क्या है, डिसफंक्शन के कारण क्या है, वो है हमारे एल्बो के डिसफंक्शन क्या है, रेपिटेटिव स्ट्रेस, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है हमारे एल्बो पे। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मसल का इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मसल वीक होती हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है। पुअर अलाइनमेंट होता है अगर हमारे किसी भी स्ट्रेस का, जिससे वेलगस और वेरस स्ट्रेसेस होते हैं, उसका क्या होता है, अलाइनमेंट पुअर हो जाता है, जिससे कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता। एक्सेसिव लोडिंग होती है अगर, तो भी हमारे डिसफंक्शन होता है किसमें, एल्बो में। देन कॉमन कंडीशन हमारी है कौन कौन सी, टेनिस एल्बो आपने सुना होगा, टेनिस एल्बो हो जाती है यहाँ से, ओवर यूज ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन का ओवर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, हमारे एल्बो में पेन होता है। तो टेनिस एल्बो नाम से हम एक डिजीज को सुनते हैं। अब होता है गोल्फर्स एल्बो, उसमें क्या होता है, ओवर यूज ऑफ रिस्ट फ्लेक्सर्स पेन एट मेडियल एपिकॉन्ड्रिगल। तो हम रिस्ट का जब यूज करते हैं तो क्या होता है, वही हमारा कंपनसेट करता है कहाँ, एल्बो में जाके। ट्राइसेप वीकनेस, रिड्यूस एक्सटेंशन स्ट्रेंथ इंस्टेबिलिटी इन वेट बियरिंग फोर्सेस में हम लोग नहीं कर पाते, तो वहां पे ट्राइसेप जो हमारी मसल है उसकी वीकनेस होती है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सटेंशन, ओके, ड्यू टू टाइट बाइसेप, लिमिट फुल रेंज ऑफ प्लैंक एंड आर्म बैलेंस। तो एक हम प्रॉपर नहीं कर पाते अपने आसन को, हम प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक मिनट। मैडम हम म्यूट पे चले गए। एक मिनट। हाँ जी गौरव जी, आवाज आ रही है जी, बोलिए। हाँ यस ठीक है, आप म्यूट पे, ठीक। ओम।
टाइम ज्यादा हो गया आई थिंक। हाँ, 1 मिनट सर। बस ठीक है, हमारा अब एंड होगा। 1 मिनट, मैं जरा एक बार बात ही कर लेती हूँ गौरव जी से। आप जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर हम एंड करेंगे अपनी क्लास। ओके। मेरी अभी स्क्रीन आप लोगों के से वो हो रही थी ना, शेयर हो रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसमें देख रहे थे, हमने अभी हम यहाँ तक ही पहुंचे थे कि पैथो मैकेनिक्स पे आ गए थे हम लोग। तो इसी तरीके से हम कॉमन कंडीशन हम इसकी देख रहे थे, एल्बो की रिड्यूस एक्सटेंशन वगैरह देख रहे थे। तो अब आप इसके बाद हम रिस्ट पे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी ब्लॉक 3 की, वो हम कल भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें समझिएगा। अभी मैं आपका ये लास्ट मेरी स्लाइड रह गई थी, इस स्लाइड के अंदर ये है कि एल्बो बायोमैकेनिक्स में क्या है, फोर्सेस एनालिसिस इन योगा पोस्चर में। आप देखेंगे वही लास्ट में मैं हमेशा योगा पोस्चर को थोड़ा देने की कोशिश करती हूँ कि फलकासन के अंदर फोर्स कहाँ से लग रही है, हाई कंप्रेसिव है। ओके, फिर हम क्लास अभी वो करेंगे। शायद हमारा जो लिंक है ना वो इजी एंड हो जाता है, जो लिंक है वो 1 आवर का होता है, वो एंड हो जाता है। ओके एवरीवन, तो हम ऐसा करते हैं, फिर क्लास अभी एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे कल, फिर कल या नेक्स्ट जब जैसे ही बताया जाएगा तब हम इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है? आप लोग फिर मेरे ख्याल से हम लोगों को ऐसा करना, अब आप लोग एक बार, सबके पास वो आ गई है क्या? मैडम आ गई है बहुत आ सारे चुकी लोगों है के सबके पास। पास? नहीं आई है मैम अभी तक। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। यस मैम आ रही है। आवाज आ रही है मैम। आवाज आ रही है अभी सबको? यस यस मैम। मैम। हाँ, मेरे को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं कह रही थी कि अभी हमारा जो नेक्स्ट है, क्योंकि वो दूसरी इनकी क्लास शुरू होगी सेम लिंक पे, तो मुझे इसलिए एंड करनी पड़ रही है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट बोलेंगे तब करेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग गो थ्रू करते रहिए और क्वेश्चंस अपने रखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं डिटेल में फिर से डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है? मैम एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग द पीपीटी ऑफ लास्ट क्लासेस। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी। अभी क्लास बिल्कुल एंड होने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि लिंक बंद हो रहा है आई थिंक, है ना एवरीवन? ठीक है, ओके। फिर हम करते हैं। थैंक यू, ओके। थैंक यू। ओके एवरीवन, थैंक यू ऑल द मैम। बेस्ट। हाँ जी। Bye. थैंक यू।